नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। किडनी के इलाज के लिए जानी के हिम्स हॉस्पिटल ने ठगे 25 लाख रुपए। किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट का जोरदार हंगामा। मरीज और तीमारदार से भी बदतमीजी करने का आरोप। सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे मवाना। कहा, यह सरकार कराना चाहती थी मेरा एनकाउंटर। मैं अपने ऊपर किया हुआ जुल्म तो भूल सकता हूं, लेकिन अपनी जनता पर किया हुआ जुल्म मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आतंकवाद विरोधी दिवस पर थाने कलेक्ट्रेट समेत कई सरकारी ऑफिस में दिलाई गई आतंकवाद से लड़ने की शपथ। सरधना के रतौली गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पत्नी ने लगाया दोस्तों पर जहर देकर मारने का आरोप। गंगनहर कावड़ मार्ग पर हुए हादसे में भी एक युवक की मौत। भीषण गर्मी के चलते डीएम ने 31 मई तक प्री नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल किए बंद। चलता रहेगा समर कैंप और परीक्षाएं। एक दिवसीय प्रशिक्षण संकल्प शिविर में सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा, किसी के साथ नहीं, अपने दम पर जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे आप। और ऑफिस में सिटी हलचल के संडे स्पेशल में लोहिया नगर में कूड़े के पहाड़ से उठते धुएं के बाद नगर आयुक्त ने लिया एक्शन। कार्यदायी संस्था का रोका पेमेंट। आने वाले साल में इंदौर की तर्ज पर मेरठ का स्मार्ट बनाने का प्लान। और अब खबरें विस्तार से। जरा सावधान हो जाइए। यदि आप किडनी की या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो जानी के हिम्स हॉस्पिटल में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे भी यह अस्पताल इलाज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ले और आप जब इसका विरोध करें तो आपको धक्का मारकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बुधवार को जानी थाने पहुंचे किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष और किसानों ने अस्पताल में संगीन आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जानी के चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग सिवाल खास गंगनहर पटरी पर स्थित हिम्स अस्पताल में एक मरीज के किडनी के इलाज के लिए 25 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। जरा सोचिए, 25 लाख रुपए किडनी के इलाज के लिए। किसान कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे बागपत रोड के रहने वाले पीयूष ने बताया कि उनकी पत्नी मंजू कुलश्रेष्ठ की किडनी खराब हो गई थी, जिसको इलाज के लिए हिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इलाज के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। और अति तो तब हो गई जब इतनी मोटी रकम जमा करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हुआ और जब इस बात का विरोध किया तो अस्पताल प्रशासन गुंडाई पर उतर गया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन से इलाज की जानकारी मांगने पर अस्पताल प्रशासन ने मरीज और तीमारदारों को धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। और इस घिनौनी करतूत में जानी थाना पुलिस ने भी अस्पताल प्रशासन का पूरा साथ दिया। क्या ठगे गए 25 लाख रुपए का कुछ हिस्सा पुलिस के पास भी जाना था? किसान कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी महेश राठौर से मामले में कार्यवाही करने की मांग उठाई है। अभी इस पूरे आरोप है हिम्स हॉस्पिटल के जवाब का इंतजार है, जबकि पीड़िता का पति सीएमओ समेत अन्य कई जगह शिकायत करने की बात कर रहा है। सिटी हलचल इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन शिकायत गंभीर है और इसमें आगे की अपडेट क्या होती है उससे हम अवगत कराएंगे। मैंने अपनी वाइफ मंजू कुलश्रेष्ठ को जनवरी 2024 में हिम्स हॉस्पिटल जो जानी क्षेत्र के अंतर्गत थाने के अंतर्गत आता है, उसमें एडमिट कराया था किडनी की प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने ये गारंटी ली थी कि हम 12 लाख रुपए में आपके वाइफ की किडनी बिल्कुल ठीक कर देंगे और उसके लिए आपको समय समय पर यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके बाद वो पेमेंट वहाँ कर दिया गया और उसके बाद वो हर महीने बुलाते रहे, जिसका पेमेंट हम करते रहे और करीब हम 25 लाख रुपए मैं वहाँ खर्च कर चुका हूँ। और उसके बाद लास्ट 23/3/2025 को लास्ट जब एडमिट हुई उसके बाद भी मैंने 50,000 रुपए वहाँ जमा कराए और उसके बाद उन्होंने ना तो कोई इलाज ढंग से किया और उसके बाद जानी पुलिस जो उनकी चौकी लगती है उसकी चौकी इंचार्ज बुला के हमें जबरदस्ती धक्के मारकर डिस्चार्ज करा। आज हम आए हैं, ये हमारे भाई साहब है पीयूष जी, इनकी वाइफ यहाँ एडमिट हुई थी हिम्स हॉस्पिटल में पिछले साल। तब इन्होंने कहा था कि जी 12 लाख रुपए का पैकेज है, आपको ठीक कर देंगे, किडनी में दिक्कत थी। इन्होंने 12 लाख रुपए तब जमा कर दिए, कुछ दिन इन्होंने रखा, फिर डिस्चार्ज कर दिया, फिर रेगुलर इलाज चल रहा तब से। अब ज्यादा फिर दोबारा से सीरियस हुई तो ये फिर ले आए। अब तक ये लगभग 25 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे चुके। इन्होंने लाके एडमिट करा और कहा जी मेरा मकान बिक गया, जो मेरे पास चीज बस्ती वो बिक गई, जो मेरे पास जमा था वो भी बिक गया, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं पैसे जमा करो। इन्होंने फिर भी कहीं से कर आगे 50,000 रुपए जमा कर दिए। अब जब इन्होंने पैसों की मना करी तो उन्होंने जबरन इन्हें वहां से हॉस्पिटल से भगा दिया
जो जानी थाना क्षेत्र की चौकी लगती है वहाँ हॉस्पिटल की, वहां से पुलिस आई, उनके बाउंसर आए और इन्हें जबरन वहां से धक्के देके भगा दिया। इसी प्रकरण में इंस्पेक्टर साहब के पास आए हैं। 24 तारीख को हमारा जन आंदोलन है वहीं। आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा स्वागत समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नगर पालिका परिषद के बड़े मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खुद आजाद समाज पार्टी काशीराम व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विनय रत्न ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, पुरानी पेंशन को सरकार ने खत्म कर दिया है, समान शिक्षा का हक भी भाजपा देश के लोगों से छीन चुका है। देश में लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, उनके परिवारों का दमन भाजपा और भाजपा की पुलिस कर रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द ही पर्यटन नगरी हस्तिनापुर को रेलवे लाइन दे, गुर्जर सम्राट महिर भोज को भारत रत्न दिया जाने, भारतीय आर्मी में गुर्जर और जाटव रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमने संसद में बोधगया को आजाद करने की मांग की है। इस सरकार ने मेरा एनकाउंटर कराने का प्रयास किया, मुझ पर गोलियां चली, मेरे शरीर पर लाठियां पड़ी, मेरे नाखून उखाड़े गए। मैं अपने ऊपर हुए जुल्म तो भूल सकता हूं, लेकिन आप लोगों पर हुए जुल्म को मरते दम तक नहीं भूल सकता। सरकार ने एक रात में लाहौर पर कब्जा कर लिया, दूसरी रात में कराची पर कब्जा कर लिया, लेकिन अगले दिन सरकार खाली हाथ दिखी। इस मुल्क से गूंजी और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, या नासिर का मसला हो या इस उत्तर प्रदेश में जहां भी जुल्म जाति सरकारी जुल्म हो रहा है, उस पर अगर कोई लड़ रहा है इस प्रदेश में, कोई बोल रहा है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यकक्ष कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई गई। आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ में कहा गया कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक संकल्प लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघ्न घटनकारी शक्तियों से लड़ने का भी संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रिजेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस लाइन में भी आतंकवाद विरोध दिवस के मौके पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आतंकवाद विरोध शपथ दिलाई। पुलिस लाइन में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को एसएसपी ने आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाकर आतंकवाद के खिलाफ डटकर सामना करने की बात कही। हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा, खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों, जय हिंद। सरधना के रतौलीगढ़ के रहने वाले गौरव नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गौरव का मोदीपुरम के आर्यवर्त अस्पताल में उपचार चल रहा था। मंगलवार शाम को बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को थाने पहुंची गौरव की पत्नी मनीषा ने उसके दोस्तों पर जहर देकर मारने की गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में शिकायत करते हुए मनीषा ने बताया कि उसका पति आए दिन दोस्तों के साथ शराब पीता था, इसी कारण उसके ऊपर बहुत से कर्जा हो गया था। आरोप है कि इसी कर्ज के लिए उसके दोस्तों ने ही जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी जान ली है। महिला ने शिकायत करते हुए गौरव के दोस्तों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। जी, हमारा हस्बैंड को जो है कुछ खिला दिया गया है, घर से बुला के ले गए थे और फिर घर पे ही छोड़ के गए, आते ही उल्टी लग गई है। तो डॉक्टर का कहना है कि उनको जहर दिया गया है। लगने के बाद वे बेहोश हो गए, कुछ बोल नहीं पाए वे। हम तुरंत उन्हें अस्पताल में लेके चले गए। पड़ोस के आदमी बुलाई मैंने,
तो साथ में लेके चले गए थे। अस्पताल वालों ने क्या बताया? अस्पताल वालों ने जो है एडमिट करा और बताया गया है कि कुछ खाने में दिया गया है। वहीं सरधना में बुधवार को हुए सड़क हादसे में मोपेड सवार युवक की मौत हो गई। यह हादसा दोपहर के समय गंगनहर कावड़ मार्ग पर अट्रेना पुल के पास हुआ। हादसे में मारे गए युवक की पहचान खतौली के भुट गांव के रहने वाले फुरकान के रूप में हुई है। फुरकान हर रोज अपनी मोपेड पर सवार होकर झाड़ू बेचने का काम करता था। बुधवार को वह सरधना जा रहा था जब उसे एक कैंटर गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर एकत्र भीड़ ने आरोपी कैंटर चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। राहगीर घायल फुरकान को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है। भीषण गर्मी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने यह आदेश मेरठ में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड समेत सभी बोर्ड्स के स्कूलों के लिए जारी किया है। हालांकि उन्होंने अपनी आदेश कॉपी में यह भी कहा है कि प्री नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों में चल रहे समर कैंप और परीक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। बता दें, वर्तमान में भीषण गर्मी के चलते तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है, जिससे लू का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन और बीमार होने का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, देश में सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सानिध्य में एक दिवसीय प्रशिक्षण संकल्प शिविर बाउंड्री रोड स्थित बैजल भवन में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सांसद संजय सिंह के साथ प्रख्यात शिक्षाविद और आप नेता अवध ओझा, दिल्ली के तिमारपुर से पूर्व विधायक दिलीप पांडे, पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका और मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण संकल्प शिविर में सांसद संजय सिंह ने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा गया है, लेकिन बाद में सामने आया कि जिस महिला को आतंकवादियों की बहन कहा गया वह तो असल में ज्योति मल्होत्रा है, जो खुद भाजपा समर्थक है। आगामी 2026 में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आप किसी भी दल के साथ गठजोड़ करके नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेगा और रैलियों सभाओं के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जिला पंचायत चुनाव है। मेरठ में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पंचायत स्तर पर संगठन तैयार किया जा रहा है। इन चुनावों के बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी। के पीछे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का उद्देश्य है। एक ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो वैचारिक रूप से प्रशिक्षित हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो और सेवा और संघर्ष जो हमारा संकल्प है उस विचारधारा को गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। और इसका 3 तरीका हमने खोजा है। नंबर 1, वैचारिक गोष्ठियां करके सदस्यता अभियान चला के गांव-गांव में लोगों को जोड़ना। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करना। और नंबर 3, अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में, रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत करना।
पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रुड़की रोड स्थित प्लाईवुड के शोरूम में चोरों ने शोरूम की दीवार में कुंभल कर गले में रखे कैश चोरी कर लिया। चोरी करते नकाबपोश दो चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। कंगरखेड़ा के गांव पावली खास के रहने वाले शाहनवाज का पल्लवपुरम रुड़की रोड पर ईशा प्लाईवुड के नाम से शोरूम है। शाहनवाज ने बताया कि बुधवार की सुबह जब उन्होंने शोरूम खोला तब उनको शोरूम के पीछे की दीवार पर कुंभल हुआ दिखा और जब शोरूम चेक किया तो गले से 2.25 लाख रुपए कैश गायब था। जिसके बाद शोरूम में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसमें 2 नकाबपोश बदमाश शोरूम में घुसकर चोरी करते नजर आ रहे थे। वहीं चोरी की सूचना पर पहुंचे व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने अन्य व्यापारियों के साथ मौके पर हंगामा किया और पल्लवपुरम थाना प्रभारी को मौके पर बुलाकर जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग उठाई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लड़के पतले पतले सी पतले पतले लड़के हैं। हाँ जी, ये कुंभल करके लोग। सरकारी स्कूलों में चलने वाले समर कैंप के रियलिटी चेक में मवाना में शिक्षा विभाग के आदेश धड़ाम होते दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में समर कैंप चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब सिटी हलचल की टीम मवाना के तहसील रोड पर स्थित चारों सरकारी स्कूलों में स्थित जानने पहुंची तो सभी स्कूलों में ताले लटके मिले। तहसील रोड पर प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, पीएम श्री विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं पर मुख्य गेट पर ताले लटके हुए थे। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए समर कैंप के आदेशों का विद्यालय स्तर पर नियुक्त शिक्षकों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। नशे में धुत युवकों की कार को ओवरटेक करना दूसरे कार चालक को भारी पड़ गया। आधे दर्जन से अधिक नशे में धुत युवकों ने कार का पीछा कर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से कार पर हमला बोल दिया। हमलावरों का पीछा करता देख दूसरा कार चालक और उसका साथी कार छोड़कर जान बचाकर भाग गया। इस घटना से कार सवार हमलावरों में पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं दिया। ये मामला मेरठ की पोश कॉलोनी वैशाली कॉलोनी के मेरठ नमकीन वाली शॉप के पास की है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार भी हो गए, लेकिन लगातार गश्त करने का दम भरने वाली नौचंदी थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई और ना ही अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। डैफोडिल पब्लिक स्कूल फुलबाग कॉलोनी और डीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल प्रवेश विहार शास्त्री नगर और संस्कारम पंचशील गली नंबर 1 के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सैनिकों के द्वारा शौर्य और वीरता के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका प्रसारण ज्ञानांजलि चैनल द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ अपने सैनिकों का सम्मान करते हुए नारे लगाए और देशवासियों को हमेशा सैनिकों और तिरंगा का सम्मान करने का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा का संचालन संस्कारम के संरक्षक वीरेंद्र शर्मा और ज्ञानांजलि के संचालक परमेंद्र कुमार शर्मा और डैफोडिल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य मंजू बाला शर्मा के द्वारा किया गया। इस यात्रा में रचना गीत, शिवानी, प्रिंस, कोमल, गरिमा और स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाओं का विशेष योगदान रहा। वंदे 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 भारत। पाकिस्तान द्वारा जो कह रहे ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारे मोदी जी ने कार्यक्रम करवाया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने उठाया था, उसी के लिए हमने आज उनके सम्मान, अपने सैनिकों के सम्मान के लिए हम अपनी तिरंगा यात्रा के द्वारा उनको सम्मान प्रदान करेंगे। इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आई हूँ और बच्चों के साथ रैली निकालकर हम उनके सैनिकों का सम्मान देंगे और हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने हमारा सर हमेशा सर से उठाया ही है, नीचे नहीं झुकाया। हम मोदी जी के साथ हैं और जो भी कोई हमसे टकराएगा वो हमसे चूर चूर हो जाएगा। आज हमारी जो भारतीय तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान द्वारा जो आतंकिस्तान कहूंगा मैं तो, उन्होंने जो हमारे देश के
निहत्थे नागरिकों पर जो हमला किया था, हमारी तीनों सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको घर में घुसकर मारा है। आज यहाँ इसी क्रम में डैफोडिल पब्लिक स्कूल के सौजन्य से नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। 6 दिन पहले ही उसके विवाह हुआ था और उसके सिंदूर को मिटा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जाके कह देना मोदी जी से। तो ये सब चीजें, एक सिंदूर की कीमत उनको बताई थी मोदी जी के द्वारा और उस सेना के द्वारा बताई गई थी पाकिस्तान को, और उन्हीं के शौर्य के सम्मान में आज ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा डैफोडिल पब्लिक स्कूल से लेकर फूलबाग कॉलोनी, नेहरू नगर और पंचशील कॉलोनी और इसके पश्चात ये संस्कारम स्कूल है, वहां पर जाकर समाप्त होगी। कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक सेना मेरठ छावनी में बुधवार को डॉक्टर मयंक शर्मा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा महानियंत्रक के दौरे के अंतर्गत उन्होंने रक्षा लेखा नियंत्रक तरुण कुमार जजोरिया, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के साथ कार्यालय के वर्तमान कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मंजू शर्मा पत्नी डॉक्टर मयंक शर्मा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा पालना और एक आधुनिक सभागार, समन्वय सभागार का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों पर उत्तर भी दिया गया। साथ ही रक्षा लेखा विभाग की उन्नत योजना स्पर्श और आगामी योजना संपूर्णा के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, अजय कुमार श्रीवास्तव, आशीष सेठी और कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रक्षा लेखा महानियंत्रक होने के नाते पूरे देश में हमारे अलग अलग जो फील्ड ऑफिस हैं, वहां जाना और जाकर वहां के कार्य की समीक्षा करना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो कार्य समीक्षा हर एक हमारे विजिट में होती है। अभी जो हम मेरठ आए हैं उसके कुछ एक कार्य समीक्षा के अतिरिक्त ऐसे कार्यक्रम भी जुड़े रहे, जैसे कि भारत सरकार की नीति और हमारे विभाग की भी है कि जहां भी महिलाएं या पुरुष भी काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके क्रैश होने चाहिए। तो एक क्रैश सीडी आर्मी मिस्टर तरुण जजोरिया ने यहाँ पे बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। एक यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया है। लेकिन जो मुख्य उद्घाटन करना एक साइड का कार्य होता है, जो मेन होता है वहाँ के समीक्षा करना और ये देखना कि ये कार्यालय कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको सुनना और उनका निराकरण करना। तो समय समय पर जो भी भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक होते हैं वो अलग अलग अपने स्थान पर जाकर, ऑन द स्पॉट जाकर, रियल टाइम बेसिस पे उन समस्याओं को समझते हैं और फिर उनका निराकरण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मुख्यतः सेना द्वारा किया गया एक ऑपरेशन रहा है और हम लोग सेना के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम फाइनेंशियल एडवाइस कहते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम में हम सेना के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। उसका नाम ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम है। तो प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें हमारा पूरी तरह इंटीग्रेशन है और उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे किसी तरह की देर ना हो और समय से रहते हुए जो भी प्रपोजल हमारे पास आते हैं उनका निस्तारण किया जाए और अच्छी तरह से किया जाए और प्रोफेशनल एडवाइस दी जाए, जिससे जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हम प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से कर पाए। पूरे भारत सरकार में एक अनोखा ये विभाग है जो 4-5 महत्वपूर्ण कार्य एक ही विभाग करता है। आपने देखा होगा सरकार में या तो लेखा विभाग होता है या ऑडिट का एक अलग होता है या पेमेंट का होता है। हमारा विभाग ऐसा है जो रक्षा बजट का, जो लगभग 6.7 लाख करोड़ है, इतना बड़ा बजट है जो बहुत सारे राज्यों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने बड़े बजट का पूरा मैनेजमेंट करना, उसका कंट्रोल करना और उसको कैसे खर्च किया जाना है, व्यय करना, उसमें पूरा हमारा विभाग शामिल होता है। तो हम लोग अकाउंटिंग भी करते हैं, हम लोग पेमेंट भी करते हैं, हम लोग इंटरनल ऑडिटर भी हैं। यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उसका इंटरनल ऑडिट करके इंश्योर करना कि जो भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है। चौथा हमारा कार्य है फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम, जो बहुत वित्तीय सलाहकार होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वित्तीय सलाहकार हमारे सेना के बहुत ऑपरेशनल लेवल तक हम लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं। वो जहाँ उनके, मैंने जैसे कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो होते हैं उसमें हम लोग पूरी तरह इंटीग्रेटेड होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट में क्यों लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस तरह उसको विधि को किया जाए जिससे सरकार की द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों के अनुसार वो कार्य हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना आसान नहीं है,
क्योंकि हम टीवी, टेबल, सोफा नहीं खरीद रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिनको समझना और उसके बारे में ज्ञान होना और गहराई से जाके उसको सही उचित मूल्य पे लेना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें हम लोग पूरे इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे कि अभी मैंने बताया कि लगभग 32 लाख पेंशन भोगियों को हम लोग पेंशन देते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस पूरे कार्यक्रम में अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी होता है, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो वेंडर्स होते हैं, वो आम जनता के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। तो भारत सरकार की नीति है मेक इन इंडिया इस समय करना, और एक हमारे पर बहुत ज़्यादा जोर है कि आप पेपरलेस कार्य करिए, जल्दी से जल्दी भुगतान हो वेंडर्स का, बहुत ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ किया जाए। तो रक्षा मंत्री जी के भी हमारे ऊपर ये आदेश है कि इसको जल्दी जल्दी किया जाए। तो हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो अगले 1-2 साल में पूरी तरह लागू हो जाएगा। उसका नाम है संपूर्णा। संपूर्णा एक टोटल एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ साथ रक्षा मंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी देंगे, जिसमें हम वो सब बातें मंत्रालय को और सरकार को बताएंगे जो अभी तक हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस करना, बताना कि मार्केट में की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से किस तरह से हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो हम खर्चा करते हैं, रक्षा व्यय करते हैं, उससे देश की और राज्यों की जीडीपी में हम किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, या स्टार्टअप्स को हम कितनी मदद कर पा रहे हैं। तो इसको एग्रीगेट करके एक स्थान पे लाके वो डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके, और इसमें बहुत हाई लेवल डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब लगभग 7 लाख करोड़ के बजट की मैं बात कर रहा हूँ तो कितना बड़ा डेटा हमारे पास होता होगा। उस डेटा को यदि हम अच्छी तरह एनालिसिस करके रिपोर्ट्स निकालें तो मुझे लगता है कि देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम दे पाएंगे। सरधना में तहसील रोड स्थित आरएन हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने हॉस्पिटल में काम करने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी पीड़िता को चिकित्सक के पास से खींचकर ले जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि मामले में 2 उपनिरीक्षक पीड़िता को घटनास्थल से ले जाकर साठगांठ कर पीड़िता पर समझौता का दबाव बना रहे हैं। सरधना में एक मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर में बताया कि वह कई महीनों से आरएन हॉस्पिटल में नर्स का कार्य कर रही है। आरोप है कि बीते रविवार रात को वह ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच हॉस्पिटल में काम करने वाला वार्ड बॉय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी ने चिकित्सक के कमरे में उसे जबरन खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया है। किसी तरह से आरोपी के कब्जे से छूटकर वह बाहर आई और घटना के बारे में अन्य कर्मचारियों को जानकारी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोप है कि आरोपी ने पहले भी उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिसकी शिकायत उसने हॉस्पिटल संचालक और महिला चिकित्सक से भी की थी, लेकिन हॉस्पिटल संचालक ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिस कारण आरोपी के हौसले बुलंद थे और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। बताया कि घटना के बाद जब उसके परिजन संचालक के पास पहुंचे तो हॉस्पिटल संचालक ने मामले को निपटाने का प्रयास किया। वहीं मामले में घटना का एक सीसीटीवी कैमरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवती को चिकित्सक के कमरे में खींचता दिखाई दे रहा है। वहीं मंगलवार को कस्बा चौकी पर तैनात 2 ट्रेनी उपनिरीक्षक पीड़िता को बयान दर्ज करने के बहाने हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उपनिरीक्षकों ने हॉस्पिटल संचालक और आरोपी से साठगांठ कर समझौते का दबाव बनाया। जबकि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाना पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराए हैं। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जेड आरिफ का कहना है कि घटना के समय ओटी में महिला मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। ओटी से मरीज को वार्ड में पहुंचने को लेकर दोनों स्टाफ में विवाद हुआ था। छेड़छाड़ या दुष्कर्म के प्रयास जैसा कोई मामला नहीं था। इस संबंध में सीईओ सरधना संजय कुमार जायसवाल का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 23 मई 2025 से एनसीईआरटी एक बार फिर से नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिकल फ्राइडे के साथ सुरों की महफिल सजाने के लिए तैयार है। यात्रियों के इस पसंदीदा कार्यक्रम में सीजन 2 का आयोजन इस बार आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर किया जा रहा है। अब नमो भारत के यात्री और अन्य संगीत प्रेमी हर शुक्रवार शाम 6 बजे स्टेशन के
कॉन्कोर्स लेवल पर एक बार फिर से उभरते हुए कलाकारों द्वारा लाइव संगीत प्रस्तुतियों को आनंद ले सकेंगे। यह आयोजन सभी के लिए निःशुल्क है। इस संस्करण का पहला शुक्रवार देशभक्ति और भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस एवं वीरता के नाम रहेगा। यह भारत माता के सम्मान और गौरव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एनसीईआरटी की अटूट एवं सत्य प्रतिबद्धता को सुरों में सजाकर यात्रियों को भी इसमें शामिल करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस शाम की सभी प्रस्तुतियां इसी थीम से जुड़ी होंगी। बुधवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक हुई, जिसमें किसानों को विगत माह में आई कुल 56 शिकायतों की परिपालन आख्या पढ़कर सुनाई गई। कुछ शिकायतों का समाधान न होने पर और पूर्ण संतुष्टि न प्रदान करने पर जिलाधिकारी द्वारा उन्हें दोबारा विभागों को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने हर दशा में किसान की बात को मौके पर सुनकर उसका समाधान किया जाए और गुणवत्ता परक आख्या भेजने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह, जिला विकास अधिकारी अमरीश कुमार, उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। कंकरखेड़ा के NH-58 स्थित द आर्यन स्कूल परिसर में चल रहे 4 दिवसीय अंडर 12, 14 और 17 फुटबॉल अकेडमी कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने पसीना बहाते हुए अपनी टीम को जिताने का खूब प्रयास किया, जिसमें आर्यन ऑरेंज ने 3-1 से जीतकर हासिल की। अंडर 17 का फाइनल मैच आर्यन ग्रीन और आर्यन रेड के बीच खेला गया, जिसमें आर्यन रेड ने टाई ब्रेकर से 3-1 से जीत हासिल की है। वहीं अंडर 14 का फाइनल मैच आर्यन रेड और आर्यन ऑरेंज के बीच खेला गया, जिसमें आर्यन रेड ने 2-1 से जीत हासिल की। टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विजेता एवं उप विजेता टीमों का उत्साहवर्धन किया। वहीं विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किए गए। अंडर 12 टूर्नामेंट की बेस्ट स्कोर ट्रॉफी अदर्व को दी गई, बेस्ट गोलकीपर तुषार को दिया गया और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी अंश को दिया गया। अंडर 17 टूर्नामेंट की बेस्ट स्कोर ट्रॉफी तेजस को दी गई, बेस्ट गोलकीपर अश्वनी को दिया गया और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी रुद्र को दिया गया है। अंडर 14 टूर्नामेंट की बेस्ट स्कोर ट्रॉफी भविष्य को दी गई, बेस्ट गोलकीपर अर्थ को दिया गया और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी वेदांश को दिया गया है। टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने में आर्यंस फुटबॉल अकेडमी के फुटबॉल कोच सुशील भटनागर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन दीपक राणा का सहयोग रहा। पिछले 4 दिनों से हमारे यहाँ पर आर्यंस फुटबॉल एकेडमी में जिटोली में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि एकेडमी के स्तर पर जो हमारे स्कूल की एकेडमी है आर्यंस फुटबॉल एकेडमी, उन्हीं की टीमों ने पार्टिसिपेट करा है इसमें, जिसमें हर कैटेगरी की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर 14, 17 और अंडर 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आज चौथा दिन है, समापन समारोह है, जिसमें सब बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और 3 फाइनल मैच खेले गए हर कैटेगरी के, अंडर 12, 14 और 17 के। टीम आज जीतेगी, तीनों कैटेगरी के उन्हें आज ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिसमें बेस्ट प्लेयर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट स्कोरर की भी ट्रॉफी अलग से दी जाएगी। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में आज बुधवार को दिन निकलते ही कार सवार युवकों ने अपने घर के बाहर बैठे पीकम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक खुद पर फायरिंग होता देख पीकम सिंह अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन इस दौरान एक गोली पीकम के सिर को टच करते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए और घायल पीकम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना भावनपुर के गांव मानपुर के रहने वाले 50 वर्षीय पीकम सिंह ने बताया कि उनकी 15 दिन पहले जसवीर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पीकम सिंह ने बताया कि वह बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे घर के बाहर बैठे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान जसवीर अपने बेटों और अन्य लोगों के साथ आया और फायरिंग कर दी। वहीं पीकम की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अब से 15 दिन पहले जसवीर गाँव में आया था, 7-8 बजे के करीब की बात है। आगे शराब पी के आया, आगे बैठ गया, मगर बाबा जो बैठ जाओ, गाली गलौज करने लगा। यहाँ रास्ता चला है, लूंडा लगा लिखना है, मगर तुम्हें गाली गलौज ना करो। तो फिर मुझे भी गाली गलौज करने लगा, मैंने उठा के वहाँ से भगा दिया, बोले तुझे भुगतूंगा, मारूंगा और लौंडू गैल लेकर आऊँगा।
क्या चला गया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि झगड़ा हुआ होगा, कोई बात है। आज ही वारदात करी है, सुबह 5:30 आगे भी वारदात करी है। दोनों लड़के थे कुत्ता और 6-7 दिन 2 गाड़ी तो कैमरे में भी आ रही हैं। आज जब मैं घेर में बैठा आज की गंदी लट पे पीटना शुरू कर दिया। मैंने मगर पूछा मगर ऐसे मारेगा, उन्होंने फिर पैर मारा, पैर यहाँ लग सिर में लग के ना उतर गया। फिर एक भतीजे पैर मारा, हमने भतीजा भीतर से आ गया, भैया एक पैर और मारा, फिर पैर करते हुए निकल गए। थाना भावनपुर के गांव मानपुर में आज सुबह 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों सजातीय पक्ष हैं, जिसमें कि मारपीट में एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई है। एक पक्ष द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिनके के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार है उसे जेल भेजा जा रहा है और जो शेष फरार अभियुक्त हैं उनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। डीपीएम पब्लिक स्कूल में पूल पार्टी का आयोजन किया गया। स्कूल में नर्सरी यूकेजी क्लास के छात्र छात्राओं के लिए बुधवार को पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के सचिव जगदीश त्यागी और प्रधानाचार्य जिया जैदी ने किया। पार्टी में छात्रों ने अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ पूल में जमकर मस्ती की। पार्टी में बच्चों ने पूल में तैराकी भी की, खेल और एक दूसरे के साथ मस्ती भरे पल बिताए। सचिव जगदीश त्यागी ने कहा कि समय समय पर पढ़ाई के स्ट्रेस से दूर रहने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। 19 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई राजीव गांधी अमर ज्योति पदयात्रा 21 मई को दिल्ली स्थित वीर भूमि राजीव गांधी समाधि स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जिला कांग्रेस सेवा दल मेरठ के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम 5:30 बजे कांग्रेस सेवा दल की यह पदयात्रा वीर भूमि दिल्ली पहुंची। मेरठ कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक पदयात्रा का समापन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर मेरठ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे। प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला, पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कांग्रेसी भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को परशुराम ब्राह्मण सहयोग समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिप्टी सीएम के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे न सिर्फ ब्रजेश पाठक की छवि को ठेस पहुंची बल्कि समाज में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की यूपी के डिप्टी सीएम को लेकर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डी मोंटफोर्ड एकेडमी के प्रांगण में बुधवार को नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बीच पार्टी का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक दिनचर्या से हटकर एक मनोरंजक और सृजनात्मक अनुभव प्रदान करना था। विद्यालय प्रांगण को विशेष रूप से गोवा थीम पर सजाया गया था, जिससे बच्चों और अभिभावकों को समुद्र तट की मस्ती का अनुभव हुआ। बाल सीपिया, रंग बिरंगे सजावटी छाते और बीच संगीत न पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। माताओं ने पारंपरिक गोवा ड्रेस पहनकर रैंप वॉक भी किया, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों प्रिया, अनीता, राजपूत, दीपक, अदिति, शिवानी, मानवी एवं कामिल का विशेष योगदान रहा। इस दौरान विद्यालय के निदेशक डॉक्टर गरिमा वर्मा ने कहा कि अकेडमी में हमारा प्रयास है कि हर बच्चा केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आत्मविश्वासी और उज्जवल व्यक्तित्व बने। प्राचार्य डॉक्टर समीर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की मुस्कान और उनका उत्साह इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है। हम हमेशा ऐसे प्रयास करते रहेंगे जिससे हमारे छात्र न केवल ज्ञानवान बल्कि खुशहाल और संतुलित नागरिक बने। अकादमिक निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर टीम को बधाई दी। मवाना के मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बुधवार को एआई रोबोट और ड्रोन तकनीक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूल में शारद केंद्र के सहयोग से एआई और ड्रोन तकनीक पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को एआई और ड्रोन तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ट्रेनर श्रेया राजवंशी, सक्षम राजवंशी, रीना राजवंशी और मयंक राजवंशी ने बच्चों को बताया कि एआई तकनीक आज हर सेक्टर में बहुत ही उम्दा काम कर रही है।
इस तकनीक में शिक्षा जगत में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। छात्रों ने भी इस तकनीक को बहुत ही उत्साह के साथ समझा और ट्रेनर से सवाल जवाब भी किए। प्रबंधक सरबजीत गुम्मन ने भी इस तकनीक के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। ऑफिस में आप देखिए सिटी हलचल के संडे स्पेशल का असर। सिटी हलचल केवल सनसनी फैलाने के लिए खबर नहीं चलाता। हमारा उद्देश्य प्रशासन, अधिकारियों और शासन के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना है। समस्या के समाधान का प्रयास करना है। मेरठ को स्मार्ट बनाना है, मेरठ को स्वास्थ्य बनाना है, बारिश में जल भराव को रोकना है और जल भराव का इंतजाम कराना है। टैक्स कलेक्शन को लेकर सबकर योजना के बारे में जानना है और गावड़ी कूड़ा निस्तारण केंद्र और मंगतपुरम के कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए क्या योजना है और ये सब जानना है। तो आइए जानते हैं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से। चलिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ स्मार्ट मेरठ के प्लान को जानने के लिए और अपने नगर निगम को सहयोग करने के लिए सिटी हलचल की खबर पर आपका भी धन्यवाद कि आपने लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ की आग की खबर के बारे में हमें इनपुट दिया और हमने नगर आयुक्त से आग का कारण पूछा तो चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया है। नगर आयुक्त ने बताया कि कुछ लोग पेट्रोल से भीगे गोले आग लगाकर कूड़े में पहाड़ की तरफ फेंकते हुए दिखाई दिए गए हैं। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने सिटी हलचल के माध्यम से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना के बारे में शिकायत प्रकोष्ठ पर तुरंत शिकायत कीजिए और नगर आयुक्त को सूचित कीजिए और नौचंदी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो आइए चलते हैं ऑफिस में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के पास हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, रिपोर्टिंग करना हमारा मकसद जरूर है, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद उस रिपोर्टिंग का क्या असर पड़ रहा है और आपके अधिकारी कितने जज्बे के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा करने हम बैठे हैं। इस चर्चा को आप ऑफिस चलते चलते कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन शहर को जिम्मेदारी के साथ संभालना, कूड़ा मुक्त करना, टैक्स का कलेक्शन, बरसात में नालों की स्थिति और उससे ऊपर नौचंदी को किस तरीके से मैनेज करना है, इन कामों के लिए अगर कोई सीरियसली लगा हुआ है तो वो है नगर आयुक्त सौरभ गंगवार। उनसे 2-3 बार हम बात कर चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो फाइलों के साथ रात को 7-8 बजे तक लगे रहना और आज की फाइल आज ही पूरी करना, ये अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर रखा है। जी हाँ, आइए बात करते हैं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से कि मेरठ के 5 पॉइंट्स पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने जो मुख्य बातें बताई तो 1 by 1 वी कैन प्रोसीड। तो सबसे पहले नौचंदी का मेले का हमारा इनॉग्रेशन हो चुका है। उससे संदर्भित जो हमारी तैयारियां थी, चाहे वो सेफ्टी से संबंधित हो, सुरक्षा व्यवस्था से संदर्भित हो, वहाँ की साफ़ सफाई से संदर्भित हो या फिर जो भी हमारे मेंटेनेंस वर्क से हो, तो उसमें हमने पूरे टेंडर इत्यादि के साथ में कार्य किया है। सारी समितियाँ, उप समितियाँ ये गठित हो चुकी हैं, जिसमें अधिकारीगण भी हैं और बाहर के हमारे सदस्यगण भी हैं। सभी लोगों ने मिलके जो भी टेंडर की प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता के साथ में कराया। टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा भी जितने भी निर्माण इत्यादि कार्य थे उनको कराया। पूरे हमारे जो भी सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम होने, उनकी भी एक हमारी सूची रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके का वल्गर, इस तरीके का जो हमारा डांस होता है या जो कृत्य होते हैं, ये सब ना हो, बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। एक हमारा जो धरोहर है हमारी, उसको एक अच्छी तरीके से हम पेश कर सकें अपने समाज के सामने। इन सभी के तहत प्लस सुरक्षा की दृष्टि से इस बार एक हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अपना पूरा कैंपस रहेगा नौचंदी मेले का, तो उसमें वहाँ CCTV इंस्टॉल किए जाएंगे। वहाँ पर हमारे पास में चौकी ऑलरेडी है, तो SSP सर से हमारी ये डिस्कशन भी हो चुका है कि पूरी निगरानी पुलिस के कंट्रोल में रहेगी। तो कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होती है, कहीं भी कोई किसी तरीके का असामाजिक कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। पहली बात सर, बजट को लेके किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, क्योंकि जैसे उद्घाटन का बजट है उसमें जाकर बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, उसको लेकर क्या करें? बजट को लेके जो उंगलियां उठी थी, चूँकि मैं निगम से हूं तो मैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि बीच में जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो इनॉग्रेशन के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी, तो उसके लिए एक नज़ारत में फ़ाइल पेश कर दी गई थी। तो उस कारण से उस फाइल को वहीं पर ही रोक दिया गया था कि आइडियली वो फाइल पेश भी नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हमारे नज़ारत के प्रभारी थे उन्होंने उसमें पूरी तत्परता के साथ में
पहले स्टेप पर ही उस फाइल को रोक दिया, जिससे कि आगे की सारी कार्रवाई उसमें रुक गई थी। बट उसको अननेसेसरीली काफ़ी हाईलाइट किया गया, उस पर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, बजट के लिए जैसा आपने बताया कि जो भी बजट हमें मिला हुआ है, तो बजट में मुख्यतः एक हमारी इनकम होती है, दूसरे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इनकम के पर्सपेक्टिव से जितने भी हमारे ठेके हैं, तो उसमें निगम के प्लस जिला प्रशासन के एडीएम साहब स्तर के अधिकारी, एसडीएम साहब स्तर के अधिकारी उसमें समितियों में हैं। अधिकारियों के साथ साथ हमारे जो समाज के अन्य कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जो हमारे संस्थाएं हैं, उनके लोग भी उन लोग उसमें जुड़े हुए हैं। सारा का सारा कार्य ई टेंडर इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कहीं भी कोई भी वित्तीय अनियमितता ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, बार बार जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके साथ में कोई भी गुणवत्ता इत्यादि के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। प्लस उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमें जितना आउटकम हमें लास्ट टाइम मिला था, उससे हम ज़्यादा आउटकम अपने उसके कोष में, नौचंदी के कोष में जमा कर पाएंगे। इसलिए बात करते हैं नगरायुक्त सौरभ गंगवार से, क्योंकि ईमानदारी पैरामीटर नहीं बल्कि ईमानदारी वर्किंग से झलकती है। और जो सवाल हमने पूछा था, वो सवाल का जवाब देना किसी अधिकारी के लिए आसान नहीं था। सर, सवाल नंबर 2, बरसात का मौका है। बरसात के मौके में नालों की सफाई को लेकर प्रमुख सचिव भी आए थे। अब आपके सामने वो भी बड़ी चुनौती है, नौचंदी के साइड बाय साइड उसको संभालना। यस, नाले की सफाई एक बड़ी समस्या है, जैसा चूँकि हम सभी लोग इस शहर को बखूबी जानते हैं और देखा भी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जो भी हमारे 3 मीटर से ज़्यादा चौड़े नाले हैं, तो उनकी संख्या लगभग 13 है। और उनका जो किलोमीटर में अगर मैं स्ट्रेच देखूँ, तो लगभग 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है। टोटल छोटे बड़े और बड़े नाल, छोटे बड़े और जो बिल्कुल छोटे नाले होते हैं, छोटे बड़े मझोले और छोटे नालों की अगर मैं करूं, तो लगभग जो स्ट्रेच है वो हमारा 250 किलोमीटर का है। ये सभी नालों की संख्या लगभग हमारे 295 है। तो इस बार हमने पिछले सालों में कहाँ कहाँ हमारा पानी भरा, पिछले 3 सालों का हमने स्टडी किया। उसमें स्टडी करने में लगभग हमारे 28 पॉइंट ऐसे आए जो लो लाइंग एरियाज़ हैं। अब उनकी ज्योग्राफी सॉसर शेप की है, तो जब भी बारिश होगी तो वहाँ पे पानी निकलने में समस्या होगी। तो उसके लिए हमने वहाँ पर डेडिकेटेड पंप्स की व्यवस्था कर रहे हैं। 17 पंप अभी हमारे पास में ऑलरेडी हैं। बचे हुए जो 11 पंप प्लस हम 4-5 पंप बफर में भी रखेंगे, तो लगभग 15-16 पंप हमारे पास में तैयार हैं। उनकी हम एक्स्ट्रा व्यवस्था करके पूरी रखेंगे। पूरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, वो हमारा काम हो गया है। प्लस इस बार एक बार बहुत मेहनत के साथ में हमने एक ट्राई किया कि जितने भी हमारे छोटे और मीडियम साइज़ के नाले हैं, तो जनरली जो छोटे होते हैं वो लेस देन 1 मीटर के होते हैं, जो मीडियम साइज़ नाले होते हैं वो जनरली 1 to 3 मीटर के, और जो बड़े नाले होते हैं वो मोर देन 3 मीटर चौड़े नाले होते हैं। तो इस बार हमने क्या किया कि जो बड़े नाले और जो मीडियम साइज़ नाले हैं, इनका प्रॉपर स्टडी कराया, सर्वे कराया। तो बहुत जगह आपने भी देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए भूमिया पुल है, या फिर कमेले का पुल है, या माकाचीन नाला है। ऐसे जगह हैं कि जहाँ पर हमारी मशीन नहीं जा सकती। अब यदि कमेले पुल की मैं बात करूँ, तो उसकी जो लेंथ है वो लगभग 50 to 60 मीटर अंडर द पुल है। और उसमें क्या हो रहा है कि कोई सफाई के लिए कोई भी मशीन एंटर नहीं कर सकती। यदि उसकी मैं डेप्थ देख रहा हूँ, तो वो कम से कम 25-30 फीट गहरे नाले हैं। अब उसमें हम चूँकि हमारे पास में मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट है, जिसके थ्रू हम किसी भी स्वच्छता मित्र को ऐसे उसमें उतार नहीं सकते और उनकी हम जीवन के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। बट ऐसे कामों के लिए डेडिकेटेड संस्थाएं होती हैं। तो इस बार हमने प्रयास क्या किया है कि जितने भी ऐसे स्थान थे, टोटल 36 स्थान हमने चयनित किए और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का एक टेंडर निकाला, और टेंडर निकाल के वो सारे टेंडर फाइनल हो गए। आज सभी हमारे ऐसे 36 चौक पॉइंट्स हैं, जिनको मैं चौक पॉइंट की संख्या दे रहा हूँ। सभी चौक पॉइंट्स पे हमारा कार्य सफाई का प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बाकी बचे हुए अपने नालों का था स्ट्रेच, उसमें JCB वार मैपिंग कर दी है, पोकलेन वाइज मैपिंग कर दी है। रेदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनके थ्रू मैपिंग की है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास में फिजिकल रिसोर्सेज इतने नहीं हो पाते मशीनें। तो लगता है कि हमने ऑन पेपर तो काम कर दिया, बट ग्राउंड पे वो काम दिख नहीं पाता, क्योंकि JCB होता है, पोकलेन होता है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। तो इस बार हमने क्या कर दिया कि एक पूरे स्ट्रेच को मार्क करके कि एक JCB अगले 1 महीने में इतना स्ट्रेच साफ कर सकती है और कंटिन्यूसली बार बार रिकरिंग करेगी। तो इस तरीके से हमने इस बार सिस्टमेटिक प्लानिंग की है। साथ ही साथ में हमने जो डिपो बार हमने QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई है। इस बार आप देखिएगा कि जब बारिश होगी तो
शहर के लोग घर के अंदर होंगे, बट जो निगम के लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे कि कहीं भी कोई भी कहीं पर कूड़ा रुक रहा है तो उसको रन टाइम पर ही अगर हम निकाल देंगे तो जो शहर का पानी का निकासी होगा वो यदि 2 घंटे में पानी निकलने को होगा तो वो विदिन 10 to 15 मिनट्स वो पानी की निकासी हो जाएगी। तो ये कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार हम लोगों ने जो अपनी जिससे कि जल भराव वाटर लॉगिंग ना हो। बाकी आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो और बेहतर करेंगे। जी हाँ, ये जो नालों की सफाई का अभियान है ना, उसमें आप बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और जो आपके क्षेत्र में पशुपालक हैं उनके बारे में लगातार रिपोर्ट करते रहिए। सर, पानी की निकासी की बात कर ली, कूड़े की बात करें, मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। मैं आपको बहुत कम फ़ोन पे परेशान करता हूँ। BMG स्कूल के पास, गावड़ी के पास कूड़े के ढेर बहुत कम हो गए, सड़क चौड़ी होती जा रही है। वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस आपने सुधारने की पूरी कोशिश की है। नाले के पास पूरा कूड़ा साफ हो गया है। लेकिन जब हम हापुड़ से आते हैं टूवर्ड्स मेरठ और जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण कॉलोनी है, वहाँ पर कूड़े के पहाड़ बढ़ गए हैं और आग लगी हुई है। उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? यस, कूड़े का यहाँ पर थोड़ी सी समस्या विकराल है। स्पेशली जो हमारा हापुड़ रोड पर जो लोहिया नगर लीगेसी वेस्ट है, तो वहाँ पर लगभग हमारे पास में 6.8 लाख मीट्रिक टन का हमारे पास में लीगेसी वेस्ट के डंप है वहाँ पर। उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि उसके लिए हमने DPR भेज दी है। वहाँ पर हमारा एक प्लांट पहले से लगा हुआ था जो लगभग 600 TPD यानी 600 टन पर डे का उसका डिस्पोजल होना चाहिए था। लेकिन मैंने वहाँ पर CCTV लगवाया, उसको रिव्यू किया, डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो संस्था वहाँ पर काम कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सही से काम नहीं कर रही है। रिपोर्टिंग भी आ रही थी सर? रिपोर्टिंग भी आ रही थी। उसके क्रम में हमने उनको बार बार वार्निंग भी दी। हमने लास्ट टाइम उनका जो बिल आया उसमें उनके 21 लाख रुपए की कटौती भी की थी। उसके बाद भी उनमें कार्यशैली में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो अभी जाके मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब इसके पीछे ये रहेगा कि अब हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए एक नया टेंडर निकाल रहे हैं। आजकल में वो हमारा टेंडर निकल जाएगा। मीनवाइल जब तक कि टेंडर निकलेगा, इसमें 15-20 दिन जितने दिन लगेंगे, तब तक उसको हम लोग स्वतः अपने रिसोर्सेज से, संसाधनों से उसको प्लांट को चलाएंगे और कोशिश करेंगे 600 नहीं, कम से कम 800 टन पर डे हम उस मशीन से अपना वेस्ट डिस्पोज करें। ये तो सर लोहिया नगर के संदर्भ में था। लोहिया नगर में एक बात और निकल के आ रही है कि वहाँ पर आग की घटना, जैसे आपने बताया कि अभी बीच में काफ़ी फ्रीक्वेंट थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर अभी भी आग ही नहीं, वहाँ पर डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उड़ती है। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग एंड एंटी स्मोक गन से छिड़काव करा रहे थे। आग की घटना से बचने के लिए आग भीषण हुई थी, तो हमने अपने काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय किए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ सर इसमें ये है कि वहाँ पर जब हमने अपने तंत्रों को एक्टिव किया, हमें एक दिन एक बोरे में रिबन टाइप के, गोले टाइप के लेके कैरोसिन में भीगे हुए वहाँ के गांव के 2-3 लोग हमने पकड़े और वो लोग लाके वहाँ पर आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। उन गोलों में आग एक गोले में लगाई थी और उसको लगा के उन्होंने ऊपर फेंका था। तो इस तरीके के प्रयास हो रहे थे। तो इसमें इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या राजनीति थी, ये हमने जानने का प्रयास किया। इसकी हमने FIR भी कराई, उन लोगों को हमने थाने में भी सौंप दिया। अब इसके पीछे मुझे समझ में नहीं आता कि वहीं के रहने वाले लोग क्यों आग लगाने का प्रयास कर रहे थे, इसमें क्या राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर। डेफिनेटली कूड़े का बहुत बड़ा वहाँ पर समस्या है, बट उसका आग लगाना एक समाधान नहीं है। उससे तो अदर टाइप के लोग, धरने, राजनीति तरीके की चीज़ें और निकल के आ सकती हैं। तो ये आदमी को बहुत परेशानी है सर, रिपोर्टिंग में बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल, वहाँ पर आप देखेंगे, मैं खुद बता रहा था कि आग से पूरा जैसे धुआं होता है तो धुएं में बहुत समस्या होने लगती है। तो वो चीज़ें देखी थी, लेकिन मैं ऐसे लोगों की मंशा नहीं जान पाया, ऐसे असामाजिक तत्वों की मंशा नहीं जान पाया कि वो क्यों ऐसे असामाजिक कृत्य कर रहे थे। तो ये तो सर लोहिया नगर के संदर्भ में था। सेकेंडली सर, जैसे आपने गावड़ी के संदर्भ में बताया, तो गावड़ी में हमारा प्लांट डिफंक्ट था, गावड़ी में प्लांट नहीं चल रहा था, जबकि निगम ने ही वो प्लांट लगाया था। तो उसके लिए हमने काफ़ी अपने उसका जो बेसिक मरम्मत कराई, अभी बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा भी नहीं किया और उसको अपने संसाधनों से हमने चलाने का प्रयास किया। 300 टन पर डे कैपेसिटी का वो प्लांट है और जितना वेस्ट था उस हमारे लोहिया नगर प्लांट पे और आसपास,
आज वो पूल कैपेसिटी पे चल रहा है, लगभग 400 टन पर डे वो हमारा वेस्ट डिस्पोज कर रहा है और सारा उसने ग्राउंड का लीगेसी वेस्ट लगभग ख़त्म कर दिया और अब जो आसपास का वेस्ट है उस पर भी वो कार्य कर रहा है, वहाँ पर भी वो जल्दी पूरा ख़त्म कर देगा। सर ऐसी प्लानिंग आप मंगतपुरा में और यहाँ क्यों नहीं करते हैं सर? उसमें यहाँ पर हमारे पास में प्लांट था बट वो एक्टिवेटेड नहीं था। मंगतपुरम के बाद आपने अच्छी याद दिला दी, तो मंगतपुरम में हमें शासन से पैसे मिल गए, उसका हमने टेंडर कर दिया है एंड वहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। तो इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको मंगतपुरम साइड भी हमारी पूरी क्लीन दिखेगी, क्लियर कर देंगे, पूरी क्लियर हो जाएगी। 1 साल में विदिन ए ईयर आपको मंगतपुरम भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यही 3 मेरी साइट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर वेस्ट की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी दुकानों, अपने घरों के सामने यदि कहीं भी कूड़ा मिलता है तो तुरंत निगम के एक 48 आवर्स की एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, शिकायत वाला सेल बनाया हुआ है, उसमें आप अवगत कराएं। आप हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। देखिए आपका शहर है, आपका शहर अगर स्वच्छ रहेगा बाहर वालों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। अगर आप अपना सिंपल सा जो वेस्ट है, अगर आपने चिप्स खाए, टॉफ़ी खाई, बाज़ार से पन्नी लेके आए, कोई भी कुछ किया, अगर उसको सही से डिस्पोज कर देते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ। ये हमारे रूट सड़कों पे नहीं दिखेगी, हमारी नाली में नहीं दिखेगी, कहीं पर किसी भी चीज़ के प्रवाह को चोक नहीं करेगी और देखेगा जो उससे होने वाली बीमारियां हुई या जो गंदगी से अन्य समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्लस वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ये मेरठ शहर इंदौर को पीछे कर देगा। सर आपके इंटेंशंस तो प्योर है, मैं देख रहा हूं क्योंकि बहुत अधिकारियों से बात करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स, वो हेड्स ऑफ टू यू सर। एक बात और सर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को लेकर क्या चल रहा है? और सर मैं एक बात इसमें और जोड़ रहा हूं, बाकी के सवाल अगले शो के लिए, कि कलेक्शन ऑफ टैक्स में जो लोग बैठे हैं वो कितने कितने साल से अपने सीट पर है? तो पहले तो मैं इसी लास्ट वाले क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूं कि जिसमें जो सीट्स पे बैठे हुए हैं तो वो कितने कितने सालों से हैं। कुछ लोग 7 साल से ज़्यादा भी हैं, कुछ लोग 5 साल से ज़्यादा, 5 से 7 साल के बीच में, कुछ लोग उससे कम भी है। एग्जैक्ट मेरे पास में डेटा नहीं है क्योंकि ये जो नियुक्ति है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये शासन से होती है। शासन से लोग यहाँ पर आते हैं, मेरा काम है जो शासन से आए उन लोगों के साथ में अच्छे से कोऑपरेट करके काम लेना, उनको कैसे काम लेना है। तो अब मैं जो हाउस टैक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं हाउस टैक्स के संदर्भ में क्या योजना है, क्या टारगेट है। तो अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूँ तो हमारा जो 24-25 में था, तो 23-24 में जो कलेक्शन हुआ था वो हमारा 127 CR था कर करत्तर का। और जो अब हमारा 24-25 था, तो अगर देखा जाए तो शुरू में काफ़ी यहाँ पर विवाद वगैरह हुए थे GIS एक्सेट्रा के कारण। तो सबसे पहला प्रयास तो ये था कि उन विवादों को निस्तारित किया जाए। उन विवादों को निस्तारित करने के उपरांत हम लोगों ने कलेक्शन का जो काम है एक्चुअली नवंबर-दिसंबर से शुरू किया और नवंबर-दिसंबर से शुरू करने के बाद में हम लोगों ने जो टोटल कर करत्तर मिला के जो हमारा टोटल कलेक्शन हुआ दैट वाज 168 CR, 168 करोड़ हुआ था। लगभग इसमें 33% की हमारी ओवरऑल इजाफा हुआ था। इस बार का जो टारगेट है, अभी तक मैंने टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ है। कारण ये है क्योंकि मेरी हाउस टैक्स कलेक्शन में कुछ चीज़ें पेंडिंग है थी। यहाँ पर GIS टैक्स 80 वार्ड्स का हो गया था, 10 वार्ड का GIS सर्वे का सत्यापन नहीं हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे। तो पिछले लगभग मैंने 1 महीने में जो भी GIS सर्वे की प्रॉपर्टीज़ थी उनका विरोध मैंने समाप्त कराया। दूसरी चीज़, आज जैसे हम लोग अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स कराने के लिए कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर मेरे पास नहीं आता कि आपकी इतनी सैलरी आप जमा करके दीजिए। मैं स्वतः अपना इनकम टैक्स जमा करता हूँ। तो मेरा प्रयास ये है कि क्यों ना इस तरीके की व्यवस्था हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स में भी लगाएं, जहाँ पर जनता अपने घर बैठ के ही अपना जो हाउस टैक्स है उसको जमा कर दे। तो इसके लिए एक हाउस टैक्स में एक व्यवस्था होती है स्वयकर की व्यवस्था, और स्वयकर को प्रमोट करने के लिए हमने बुकलेट भी छपवाई हैं जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस है कि कैसे हाउस टैक्स जमा करना है। अगर कितना आपका कवर्ड एरिया है, इतने फ्लोर्स हैं तो क्या हो सकता है, 2 फ्लोर हैं तो क्या होगा, 3 फ्लोर हैं तो क्या होगा। बेसिकली फ्लोर एरिया रेशियो को वो देखता है कि कितना किसी घर पे है। प्लस सबको पता होता है कि उसके यहाँ दुकान है तो दुकान, गोडाउन है तो गोडाउन, और अगर घर है तो घर।
कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री है, कोई कॉमर्शियल अन्य यूज़ में हो रहा है तो वो अन्य यूज़। सबको पता होता है आज के जो हमारे नागरिक हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जागरूक हैं, तो सब लोग अपनी चीज़ों को जमा कर सकते हैं। तो मेरे को प्रयास ये रहेगा इसमें अगर एक बार लोगों का थोड़ा एफर्ट लगाना है तो आई एम जो अभी पिछले 1 महीने से वर्कआउट ये कर रहा हूँ कि कैसे करके मैं लोगों को खुद मोटिवेट कर सकूँ कि वो अपना हाउस टैक्स स्वतः अपने घर बैठ के स्वयं कर के माध्यम से जमा कर दें, मेरे विल का वेट ना करें। कोई भी चीज़ हुई, अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी जो शो की जाती हैं लगभग 2,63,000 प्रॉपर्टी शो की जाती हैं, बट ये मैं मानता हूँ कि शहर में लगभग 3.5 लाख के अराउंड प्रॉपर्टीज़ हैं। नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कैंट क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं आता, तो क्योंकि इसको मैंने विद्युत विभाग से भी थोड़ा सा सत्यापन कराया, तो उसमें उनके यहाँ लगभग 3,75,000 के अराउंड बैठ रही हैं। मैं कहता हूँ कि +-10% वेरिएशन हो सकता है, तो कहीं भी 3,60,000 मैंने 1 लाख प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली ऐड कर सकता हूँ। तो अभी का जो प्रयास ये है कि यदि मेरा बेस बढ़ जाएगा तो बाद में मेरा कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कैसे लोगों को मोटिवेट करूँ। तीसरी चीज़, मैं अपना अभी से कितना सर्वे कर लूँ कि जो मेरे GIS में कम से कम समस्या है, जितना जाके मैं लोगों को बता दूँ कि आप अपना जितना भी स्वयं कर के माध्यम से जमा कीजिए, मैं GIS से टैली कर लूँगा, बिल्कुल सही होगा, मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। और जो स्वयं कर से भरेगा मैं उसको उसमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा उसको दे दूँगा, 20% थ्रू आउट द ईयर दे दूँगा। अदरवाइज फॉर अदर्स दिस डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये सारी व्यवस्थाओं पे मैं काम कर रहा हूँ। एक लोगों के लिए ऐप पे भी बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो घर बैठ के एक मोबाइल ऐप रहेगी जिसमें कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, बट अगर कोई चाहता है कि उसको हाउस टैक्स जमा करना है तो वो हाउस टैक्स में अपना PTI नंबर एक्सेट्रा डाल के अपना हाउस टैक्स का विवरण दे सकता है, एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड तो वो उस पर अपना हाउस टैक्स जमा कर देता है। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो उसमें वो अपना ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है। इससे पूरा हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। पता चलता है कि किसी को 200 रुपये का हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है, वो दूर से आ रहा है काशी अचरौंदा क्षेत्र से, कुछ पब्लिक सर्विसेज का यूज़ करके पता चलता है कि 200 रुपये का हाउस टैक्स जमा करने पे 100 रुपये तो उसका किराया लग गया, प्लस दिन भर का 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लग गया। तो इस तरीके की समस्या घर बैठ के, तो एक ये लोकहित नाम से ऐप है, इस महीने मेरी ये भी लॉन्च हो जाएगी, तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी मेरा कंसर्न है, मैं और भी ऑप्शन से एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे मेरी रीच बढ़ पाए, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टैक्स जमा कर पाऊँ। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने एक कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का जज्बा अपने मन में पाला है, उसके लिए शुभकामनाएं। टैक्सेस के कलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। अगले जो मुद्दे होंगे सर, मैं होमवर्क दे के जाता हूं सर आपसे, क्योंकि बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। वो नगर निगम के क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और सीवरेज, इस पे अगले टॉक पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू। मैं अभी भी रेडी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ। लंबा हो जाएगा प्रोग्राम फिर। जी, क्योंकि धीरे धीरे जाएगा। श्योर। तो हमारे साथ सौरभ गंगवार सर थे। मैंने पहले सर नहीं बोला था, अब सर बोला है। इसलिए सर बोला है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन द टिप एंड ऑन द टेबल। और आप बैठिए, बात करिए, अपनी प्रॉब्लम लाइए, रखिए, और उस प्रॉब्लम का विद इन 5 मिनट्स यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ही विल एक्सेप्ट द प्रॉब्लम और उसको रिजॉल्व करने में लग जाते हैं। हाँ, अब जो जिस तरीके से लोहिया नगर के कूड़े पर लोग आकर आग लगाकर नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिटी हलचल आपको एक जागरूक दर्शक बनने का मौका देता है। ऐसे लोगों की वीडियो भेजिए, हम प्रशासन के पास, नगरायुक्त के पास जरूर भेजेंगे। और शहर को साफ रखने का जो जिम्मेदारी है वो केवल नगर निगम की नहीं है, आपकी भी है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें भेजिए। लेकिन सिटी हलचल का मेन उद्देश्य जो है वो अपनी टेबल पर लिख लीजिए, नौचंदी को दिल दीजिए, नौचंदी में पहुंचिए और देखिए कैसे कल्चरल प्रोग्राम और इंतजाम है। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।